जिससे बहुत सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत, सम्मान, क्योंकि मैंने नहीं किया था जब बोलना शुरू किया। तो दोबारा से वेलकम टू केटीएस। केटीएस का मतलब है की टू सक्सेस, सफलता की चाबी। और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार उदाहरण लाना पड़ा क्योंकि अभी तुरंत आ गया था। अगर जीवन में समस्याओं से परेशान हो तो इतना याद रखो कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है। समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं सिस्टम में, तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, उनसे हम मिलने वाले हैं अभी शानदार एक कहानी के माध्यम से। तो ये कहानी एक आम इंसान की है। एक आम इंसान है जो रहते हैं, बढ़िया फैमिली चलता है, परिवार बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा समस्या आ जाता है जिसके कारण उनके गांव में काम नहीं रहता है। काम नहीं होने के कारण ये लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, शहर जाते हैं। और शहर जाने के बाद काम वगैरह तलाश करते हैं, काम मिलता है और काम करते भी रहते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पर भी आ जाता है, वहां भी तकलीफ आ जाता है। तकलीफ आने के बाद में अब क्या करें, दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत है करके आदमी समस्याओं से भाग तो नहीं सकता है, जीना तो पड़ेगा हर हाल में। हर हाल में जीना पड़े करके जैसे तैसे जिंदगी चलते रहता है, कटता है मतलब। और जिंदगी कटता है, फैमिली में इतना ज्यादा इश्यू आ जाता है, काम मिल नहीं पाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। और एक अकेला आदमी कमाता है लेकिन तीन चार फैमिली रहते हैं, पत्नी और बच्चे। काम मिलता नहीं है, दिन भर तलाश करता है आदमी काम को, लेकिन काम उसको मिलता नहीं और पैसा आता ही नहीं है। और घर में जो पत्नी रहती है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। तो जो इंसान मौत से नहीं डरता था, जो मौत से नहीं डरता था, बच्चों से डर गया। एक रात जब खाली हाथ मजदूर मजदूर घर गया, ऐसा कहावत है उस कहानी के अंदर कि नहीं डरता था किसी से, मरने से भी नहीं डरता था आदमी। लेकिन जब वापस जाता है, हाथ में कोई भी न तो पैसा रहता है, बीवी बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि काम में कुछ काम मिलेगा और कुछ पैसा आएगा और कुछ लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में घटना घटते रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक आम आदमी की कहानी है। कि गांव से निकलते हैं कि शहर जाएंगे, शहर जा कुछ कर लेंगे, वहां जाने के बाद भी काम जो है बराबर मिलता नहीं है। और तबीयत खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाता है, दिन भर तलाश करने के बाद में भी। पूरे दिन भर में जब काम नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो आदमी घर जाता है। और घर जाने के बाद खाली हाथ घर जाता है, तो बच्चों को देख के इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है आदमी, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और टेंशन में आने के बाद क्या होता है कि जो भी रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जिंदगी के लोग चलाते हैं। और बोला जाता है कि खुद नहीं खाते हैं, बच्चों को जरूर खिलाते हैं। और ये सब देख के आदमी बहुत ज्यादा अपने आप को ना कमजोर समझता है, बहुत ज्यादा। कि ये सब के कारण ना मैं हूँ, कि मैंने अपने परिवार की, अपने बेटी बेटे बच्चों को अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा सोच सोच के आदमी एक खुद डिप्रेस में चला जाता है और यही खत्म हो जाता है। ये इंसान ही खत्म हो जाता है। अब बीवी और बच्चे रोड में, ये आत्महत्या नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा यार वो बीवी बच्चे के ना नहीं पाल पाया, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया इसलिए गया ना। ये मानसिक तनाव में चला जाता है। और इसका अचानक इतना ज्यादा ये मानसिक तनाव में चला जाता है कि यार घर आए, बच्चे लोग का जो जरूरत है पूरा नहीं कर पाए, खाने तक के वांदे हो गए बोलते हैं, या लाले पड़ गए बोलते हैं। ऐसा सोच के अपने आप को बहुत ज्यादा कोसता है और अचानक इसकी डेथ हो जाती है। और जो पत्नी रहती है वो जैसे तैसे इनका कार्यक्रम होता है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। पत्नी कर भी क्या सकती है, अनजान शहर, जान है न पहचान है।
करें तो करें क्या, वापस भी जा नहीं सकते हैं। और अंततः बच्चों को भी जहां वो काम करने के लिए जाती है महिला, बच्चों को भी लेके जाती है और उन बच्चों को भी काम करना पड़ता है। और बोलते हैं ना कि पेट की भूख भले नहीं मिटी, पेट की भूख ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए, और जो अपना बोझ उठा ना पाए, वो पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। जी, हालात इतना बुरा हो जाता है, बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, और माँ जाती है काम पे जाने के साथ साथ बच्चों को भी लेके जाती है, और पेट की जो भूख रहती है ना, जिंदगी के हर रंग दिखा दिए, और जो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। ये एकदम 100% सच्चाई है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि बोला जाता है इस दुनिया में, हमारे देश के अंदर 92% महिलाएं और 82% जो महिलाएं हैं और 92% जो पुरुष हैं, उनकी जो आमदनी है 10,000 के ऊपर नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उनके परिवार में अगर ऐसा रहता तो यही घटना घटता है। और अंततः जो बच्चे रहते हैं, है ना, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गया। ऐसा मैंने एक वाक्य देखा था कि एक बच्चा जो रहता है वो डॉक्टर से पूछता है कि ऐसी कोई दवाई है क्या जिसको खाने के बाद भूख ही ना लगे। ऐसा घटना घटता है आदमी के साथ, और एकदम 100% सच्चाई है। ऐसा हो जाता है, बहुत बढ़िया परिवार चलते रहता है, लेकिन अचानक कई बार आर्थिक स्थिति या जो भी प्रॉब्लम के कारण इंसान फंसता है, तो ये जो बच्चा रहता है काम तो करता है, लेकिन मन में सवाल भी आता है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है क्या, डॉक्टर साहब से पूछता है जाके, जिससे भूख ही, क्योंकि भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता है। भूख ही है जो आदमी को कुछ के कुछ करने में मजबूर कर देता है। और ये काम भी करता है लेकिन परेशान बहुत होता है। सोचो जिस उम्र में पढ़ना लिखना था, उस उम्र में आदमी काम करे, या वो बच्चा कोई काम करे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई टाइम पे उनको काम करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गए हैं, या लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले थे ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाए कि अगर वो दुनिया में रहे चाहे मत रहे, लेकिन उनके घर में पैसा आना चाहिए। उनके जो बीवी बच्चे हैं, उनको ना दर दर की रोटियों के लिए भटकना ना पड़े, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ना ना पड़े, मजदूरी ना करना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा उनके जो फैमिली वाले हैं नहीं कर पाते हैं, या विचार ही नहीं करते हैं, इसलिए इनको तकलीफ हुआ। है ना, ये आदमी बढ़िया था, घर परिवार बढ़िया चल रहा था, है ना, अपने हिसाब से बहुत संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाया जिसके कारण इसके फैमिली को रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े। और ऐसा सोच सोच के आदमी खुद नहीं बचता और दुनिया से चला जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका क्या, जो बीवी है उसका क्या, उनको इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और बच्चों को सवाल पूछना पड़ता है कि ऐसा कोई दवाई नहीं। और ये बच्चे सोचते हैं यार कि हमने ऐसा क्या गलती किया था, पत्नी सोचती है कि मैंने क्या पाप किया था। क्योंकि जो आदमी उस सिचुएशन से गुजरता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है। और ये बच्चा बहुत परेशान रहता है, लेकिन इसके जीवन में एक परिवर्तन आता है जब ये दिल से अपने काम को करते रहता है, परेशान रहता है, तो मंदिर में जाता है आदमी। मंदिर में जाने के बाद इसको एक बाबा जी मिलते हैं, है ना, एकदम परेशान रहता है, उदास रहता है, बैठा रहता है। बाबा जी देखते हैं कि बेटा क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो बाबा जी को बताता है वो कि माँ है और मेरे छोटे भाई बहन है, पिताजी नहीं है,
और हमको खाने का भी समस्या है। तो बाबा जी बोलते हैं बेटा ये जो समस्या है ना, इसका आपको हल बताया जा सकता है। एक व्यक्ति है जो बता सकता है, आपको बाहर निकाल सकता है। तो ठीक है, बताइए बाबा जी करके पूछता है। अब 15-16 साल का लड़का, 14-15 साल उम्र रहता है। बाबा जी उसको बताते हैं कि बेटा रास्ता लेकिन ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर पहुंच गए तो ये जो सारी समस्या है ना वो पूरा पूरा हल हो सकता है। तो वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल मैं जाऊंगा, आप बताओ। तो बोलते हैं कि पहाड़ के उस पार काफी दूर में, मतलब कहना चाहिए कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के आदमी को जम्मू में मिलेगा वो शख्स। और उस जमाने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं था कि एरोप्लेन में बैठ के जा पाए। वो चलना शुरू कर देता है। चलना शुरू करता है तो उसको बीच में शाम के समय, रात रहता है, रुकना रहता है, तो एक जगह रुकता है। कि उस महल में, वहां पर एक महल के जो रानी रहती हैं, वो उनको रुकने के लिए जगह दे देती हैं। लेकिन वो पूछते हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं कहीं भी चलते हैं तो कहाँ जा रहे हो, क्या है, तो बताते हैं कि मैं खोज में जा रहा हूँ, एक ऐसे महात्मा है, एक ऐसे शख्स हैं जो मेरे जीवन में समस्याएं उनका वो हल बता सकते हैं, तो वहीं जा रहा हूँ। तो बोलती है कि मेरा भी एक समस्या है, उसका ना आप उत्तर लेके आना। वो लड़का बोलता है ठीक है। आगे बढ़ता है। समस्या क्या रहता है, उस रानी का जो बेटी रहती है ना वो बोल नहीं पाती है। आज 10-15 साल हो गया है, ये आज तक ना बोल नहीं पा रही है। उसका ना कब बोलेगी ये जवाब लेके आना आप। वो बोलता है ठीक है। आगे चलता है तो एक नदी मिलता है। उस नदी को पार करके जाना रहता है, लेकिन अब नदी काफी बड़ा रहता है। तो वहां पे एक कछुआ मिलता है। कछुआ बोलता है कि आप मेरे को उस पार ले चलो। वो बोलता है ठीक है, ले चलूंगा, कहाँ जा रहे हो लेकिन। तो अपने वो समस्याओं को बताता है, तकलीफ को गिनाता है। तो बोलते हैं चल भाई, लेके जाता है। तो कछुआ बोलता है कि आप जा ही रहे हो उस महात्मा के पास, तो आप ना मेरे एक सवाल का ना जवाब लेके आना, कि मैं 400-500 साल से इस नदी में हूँ, मैं कब मुक्त होने वाला हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं लेके आऊंगा। उसके बाद और आगे जब बढ़ता है तो उसको ना एक जादूगर मिलता है। जंगल वाला जादूगर है, लेकिन उस समय फोटो नहीं हुआ करता था, इसलिए इस फोटो को लेना पड़ा। जादूगर बोलता है मैं हजारों साल से हूँ इस जंगल के अंदर, मैं हजारों साल से हूँ और मेरे अंदर बहुत सारा शक्ति है, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी, मैं कब मुक्त होने वाला हूं, मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा, स्वर्ग मुझे कब मिलेगा, इस उद्देश्य से मैं हजारों साल से जंगल में हूँ। तो वो लड़का बोलता है ठीक है। और ये साधु जादू की ताकत से उसको उस जगह पहुंचा देते हैं जहां पर गौतम बुद्ध रहते हैं। गौतम बुद्ध के पास भेजा गया था। गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध वहां पर उपदेश दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर ना एक शर्त रहता है कि हर एक शख्स को ना उपाय बताया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही सवाल पूछा जा सकता है, पूछना है। तो ये लड़के की भी बारी आती है। सब लोग अपना अपना पूछते हैं, लेकिन इसके पास 4 सवाल हो गए। पहला तो अपने जीवन का, और पहला उन्होंने जिन्होंने रात में उनको रुकने का आश्रय दिया था उस रानी का। दूसरा उस कछुए का, जिन्हें उसने जिस कछुए ने उसको नदी किस पार लाया था। और तीसरा उस जादूगर का, जिसने उसको सालों की यात्रा को मिनटों में कर दिया था। अब गौतम बुद्ध जी का शर्त है कि 3 ही सवाल को उत्तर दूंगा मैं। तो उस लड़के ने सोचा कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे चल ही रहा है। पहले उस लड़की के बारे में सोचा उसने कि वो बोल नहीं पा रही सालों से। कछुआ जो 400 साल से है, और जो जादूगर है जो हजारों साल से है, उनके बारे में उसने सोचा। और अपना जीवन जैसे तैसे मैं काट ही लूंगा करके, इतने दिन तो कट गई और काट लूंगा। तो उसने पूछा महात्मा बुद्ध से कि पहले वो जो लड़की है जो मुझे मिली थी, वो बोल नहीं पाती, कैसे बोलेगी। तो उसको बताया जाता है कि उसकी शादी होगी तो बोल देगा। वो कछुआ है जो कई सालों से नदी में है, उसकी मुक्ति कैसे होने वाली। तो बोलते हैं कि वो खोपड़ी के, जो उसके ऊपर खोपड़ी है, उसको अगर वो छोड़ दे, त्याग कर दे, तो तुरंत मुक्त हो सकता है।
और उस जादूगर के बारे में पूछते हैं जो हजारों साल से है, जो स्वर्ग पाने की इच्छा से, कामना से तपस्या कर रहा है, वो उसका स्वर्ग कैसे जाना होगा? तो उसको बोलते हैं गौतम बुद्ध को, उसको बोलना कि उस छड़ी को छोड़ दे, उसको तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा। कछुए को, खोपड़ी को छोड़ दे, तुरंत उसको मुक्ति मिलेगी। और वो जो राजकुमारी है उसकी शादी करा दिया जाए तो तुरंत बोलने लगेगी। लड़का चलता है, वापस आता है प्रणाम करने के बाद, और उस जादूगर को बोलता है कि इस छड़ी को आप त्याग दो, छड़ी को अगर त्याग दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो जादूगर रहता है, वो छड़ी को ना उस लड़के को दे देता है कि इसको आप रख लो करके। वो रखता है, लड़का आगे बढ़ता है और जादूगर को स्वर्ग मिलता है। आगे आता है नदी के पास, कछुए ने इस पार लाया और कछुए को बोलता है कि आप इस जो खोपड़ी है आपके ऊपर, उसको आप त्याग दो। जैसे ही वो त्यागता है, कछुआ जो रहता है, तो उसके खोपड़ी खड़ते ही उसके अंदर से बहुत सारे हीरे निकलते हैं। हीरा भी मिल जाता है लड़के को। उसके बाद में वो राजकुमारी के यहाँ पहुंचता है, उस रानी के यहाँ जिस महल में वो रात में रुका था। रुकने के बाद में वो बताता है कि अगर इस लड़की की शादी कर दिया जाए तो ये बोलने लगेगी। तो जो जिन्होंने उनको आश्रय दिया था, वो जो रानी थी, वो बोलती है कि तुरंत करना है। लड़का कहाँ है? तो लड़का ये सामने में खड़ा है। लड़का ये सामने में खड़ा है जिसने इस सवाल का जवाब लेके आया जो 20 साल से हम नहीं कर पाए, उसको इसने कर दिखाया। तो इससे बढ़िया लड़का हो नहीं सकता है। और ऐसे करके उस लड़के जो रहता है पूरा पूरा किस्मत बदल जाता है। तो यहां से समझ में आता है दो चीजें यहाँ पर इस कहानी में बताया गया है। पहला चीज है कि हमें ऐसा चीज बनाना चाहिए कि परिवार, अगर हम रहें चाहे ना रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी में, हम रहें चाहे मत रहें, लेकिन हमारे जो बीवी और बच्चे हैं उनको ना रोड में ना आना पड़े, पेट की भूख मिटाने के लिए पत्थर ना उठाना पड़े, बीवी की इधर इधर ना जाना पड़े। पहला सीख है ये कि हमें ऐसा चीज करना चाहिए। और दूसरा चीज है, जब ऐसा करने के लिए आए तो त्याग की भावना भी होना चाहिए, है ना। जैसे इन लोगों ने त्यागा, इनको तुरंत मिला। और उस बच्चे ने सबसे बड़ा त्याग दिया कि मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी लूंगा, लेकिन उन तीनों के लिए उसने उत्तर मांगा। तो इस बिजनेस में अगर आप आ चुके हो डीएमपीएल में, अब आपके जीवन में डीएमपीएल नाम के ना बाबा का सामना होने जा रहा है। डीएमपीएल नाम के बाबा, जैसे उस लड़के को एक बाबा ने बताया था कि बेटा तेरे को वहां जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है लेकिन जाएगा तभी हल होगा। तो यहाँ भी आपको डीएमपीएल बाबा का सामना हो चुका है आपके जीवन में, लाइफ में जो भी दिक्कत है, समस्या, आज विचार जरूर करें, है ना। रात में जब आपका पूरा परिवार सो रहा होगा, माँ बाप बीवी बच्चे, तो एक बार उनके चेहरों की तरफ जरूर देखना कि वो इतने चैन की नींद क्यों सो रहे हैं। क्योंकि आप हो इसलिए सो रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे उनके जीवन में, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी कारण, मेरा ये कहने का मतलब नहीं भैया कि ये चल बसेंगे, है ना। सोचना है अगर मैं ना रहूं, अगर मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो वाई, क्या होगा अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डीएमपीएल का काम समझ में आ जाएगा, है ना। तो तीन चीजों के लिए हमें जिंदगी नहीं जीना है, रोटी कपड़ा मकान के लिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए सिर्फ जिएंगे तो वही होगा जो मैं कहानी में बताया। ऐसा ही 80% लोग साथ होता है, जिसमें से 10 से 20% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो घटना घटते रहती है और वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो हमारा जो वाय है समझ में आ जाए अगर, कि मुझे क्यों करना है डीएमपीएल, आखिर मैं इसको क्यों करूं, रोटी कपड़ा मकान, या रोटी चाहिए लेकिन बटर वाला चाहिए, कपड़ा चाहिए लेकिन ब्रांड वाला चाहिए, और मकान तो चाहिए लेकिन लग्जरी चाहिए अगर। तो सफल लोग इस बिजनेस को सपने के लिए कर रहे हैं, और असफल लोग नहीं, असफल लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, सफल लोग ही इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद जो आता है, अगर आपको समझ में आ जाए लाइफ में कि अगर हम लोग ऐसे रोटी कपड़ा मकान पीछे भागते रहे जैसे वो इंसान भाग रहा था, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही वो सोच रहा था, भाग रहा था, लेकिन
वो भी नहीं ला पाया और अंततः खुद ही परिवार को तकलीफ में छोड़ दिया। तो अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप यह कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब हर उस चीज की सूची जो आप पाना और बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। अब आपको पेन और डायरी में ना लिखने की जरूरत, में कहानी बताया और रियल लाइफ से है, लेकिन इसको ना आपको लिखना है। अगर अपने सपनों की सूची नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ काम होने वाला नहीं है। अब सपने की सूची बन गया कि हमें करना क्या है, पाना क्या है, और आपको ना गारंटी दे दिया जाए, जैसे उस बाबा जी ने क्या किया था, बोला कि बेटा तुम्हारे हर समस्या का जवाब मिल सकता है, लेकिन तुमको उस पार जाना होगा, बहुत दूर जाना होगा, बहुत सारी मुश्किलों से लड़ना होगा। अगर तुम जा पाओ या चले जाओ तो तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप अपने सपने को लिख लिए और आपको अगर पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप सफल नहीं हो सकते, तो वह कौन सी एक चीज है जिसके सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनमें से 10 लक्ष्यों की सूची को बनाया, जिन्हें अपने आने वाले महीनों और वर्षों में हासिल करना चाहेंगे। सूची वर्तमान काल में बनाए। इसमें मतलब जो आप पाना चाह रहे हो वर्तमान में देखना है, और भविष्य में जो करना है उसको लिख लेना है, और इसमें से एक लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और ये सब चीज करने के लिए जैसे पे यहाँ पे उस लड़के ने क्या किया था, जानने के लिए हो ना इस जीवन में कैसे इस समस्या से बाहर निकल सकता है, उसके लिए उसने चलना शुरू कर दिया। लक्ष्य बना लिया कि मुझे उस महात्मा से मिलना ही है। तो आपको भी यहाँ पर अपने 10 लक्ष्य में से एक लक्ष्य को सेलेक्ट कर लेना है और समर्पित हो जाना है। तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और समय और समर्पण के रूप में कितनी कीमत चुकानी हो, और फिर चुकाने में जुट जाएं। तो इसके लिए करना पड़ेगा हमें 100% सक्सेस के लिए, अगर 100% इसको सफल बनाना है या पाना है, और समझ चुके हैं अगर परिवार के लिए करना है, तो तकलीफ वाली तो बात होने वाली नहीं है, तुरंत कर लेंगे। तो 100% सक्सेस के लिए हमें 2% की फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट चाहिए इस सिस्टम में। और 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है अपने टीम में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और सभी डाउनलाइन से बात करना है। मतलब कि मटर पनीर की सब्जी तो है लेकिन नमक नहीं है। अगर नमक न रहे तो फिर कोई टेस्ट है क्या इसका? उसी प्रकार से हमारे पास सपने बहुत सारे हैं, काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अपलाइन से बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा। 8% टेक्निक लगाना है। टेक्निक के मतलब है आगे पता चलेगा, है ना, देख पा रहे हैं कि 10 मंजिल है, 10 मंजिल में सीढ़ी भी है और लिफ्ट भी है, तो जल्दी कौन से वाले से आदमी पहुंचेगा, सीढ़ी से या लिफ्ट से? लोगों ने टेक्निक ला दिया कि हाथ पैर में क्यों दर्द बढ़ाए, लिफ्टम चढ़ो, बटन दबाओ और ऊपर पहुंचो। तो उसी प्रकार से डीएमपीएल ने जैसे उस बच्चे को जादूगर मिला था ना, कि उसने छड़ी घुमाई और उसको हजारों किलोमीटर की यात्रा को मिनटों में करवा दिया। तो यहाँ भी टेक्निक है, जादू छड़ी है। आपको 8% टेक्निक में लिस्ट बिल्डिंग करना है, गोल सेटिंग करना है, इनविटेशन करना है, जूम मीटिंग करना है, और फॉलो अप करना है, और क्लोजिंग करना है। ये आपको टेक्निक में करना है। लिस्ट कैसे बनाएंगे? बहुत करीबी लोगों का, थोड़े करीबी लोगों का, कभी कभार मिलने वाले लोगों का। बहुत करीबी लोग कौन है? जिनको हम अपने घर में बुलाते हैं, बर्थडे में, शादी में, और कभी भी पूछते रहते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दीपावली में कहाँ जा रहे हो, सब्जी कौन से बना है, यहाँ तक तो पूछता है आदमी, है ना। चलो पार्टी साल्टी करते हैं, ये सब चलता है ना। और बहुत सारे महिलाओं को चलता है कि टीवी सीरियल की भी चर्चा फोन में कर लेते हैं। तो वो हमारे बहुत करीबी लोग हैं। थोड़े करीबी लोग जिनसे हम कभी कभी दीपावली में मिलते हैं, त्योहार में मिलते हैं, वो है। और कभी कभार मिलने वाले लोग जो 2-3 साल बाद मिलते हैं।
उसके बाद हमें इनविटेशन करना है, कैसा रहेगा फार्मूला लगा के। तो इसके लिए ना वीडियो देखना है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा समझ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो देखना है। प्रॉपर इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बना हुआ है, उसको देखना है और नोट्स बनाना है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लिखो उसको। लिखना चालू करेंगे ना तो याद जल्दी होता है, और अगर आप कर लिए तो आप आसानी के साथ उसको अपने दिमाग में बैठा लोगे और समय पर उपयोग भी कर पाओगे। स्टेटस मेंटेन करना है, प्रॉब्लम का सलूशन का, और रोज कमाए पैसे, और कुछ कुछ इनकम स्टेटमेंट। ज्यादा नहीं लगाना है, कुछ का लगाना है। उसके बाद में ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है, खुद नहीं बताना है। खुद बताने का प्रयास करेंगे तो फिर उतना सही से नहीं बता पाएंगे। उसके बाद में हमें फॉलो अप करना, और बोला जाता है द गोल्ड इज द इन द फॉलो अप। मतलब फॉलो अप अगर हम लोग नहीं करेंगे, आदमी से दोबारा बात नहीं करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको बोलेंगे कि भाई मेरा आईडी लगा दे करके। एक काम करना, कितना देना है पैसा बता, डॉक्यूमेंट बाद में भेजूंगा। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। या ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जहां पर फॉलो अप नहीं करना पड़ता। हर बिजनेस में हमें करना पड़ता है, चाहे खेती किसानी में भी करना पड़ता है आदमी को, है ना। सुबह जाओ कि कल इधर जाना है, फिर शाम को जाओ। जो किसान है उन लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मजदूरों को भी फॉलो अप करना पड़ता है। तो फॉलो अप करना है, उनसे पूछना है कि आज आपको जो लिंक भेजा गया था उसमें आपको पूरी जानकारी मिली, और उससे आपको क्या क्या समझ में आया, अच्छा क्या क्या लगा। उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, 80-20 का रिजल्ट आने वाला है। कि हम बताएंगे कितने लोगों को, 100 को, लेकिन आएगा क्या, 20-80% लोग बाद में आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आज हमारे साथ में होता है वैसा। जब स्टार्ट किए थे, लोन न तुम कर लो, लोन न तुम कमा लो हमको दे देना, लोन तुम गाड़ी खरीद लो बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा हमको बोलते थे। तो उनके कहने का हमको रिजल्ट भी मिला कि सही बोल रहे हो यार, ऐसे करके चलो मैं करता हूँ करके मैं करते गया लगातार। अब इनकम आ रहा है, गाड़ी भी आ गया। हाँ, लेकिन अंतर यह है कि अब उनको बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम अब नहीं रहता है। तो ये आपके साथ भी होगा, 100 लोग को बताएंगे, 20 ही आदमी काम करेगा। उसके बाद में एक्साइटमेंट में रहना है, पूरा खुश रहना है कि किए चाहे नहीं किए। नहीं किए तब भी धन्यवाद, कर लिए तब भी धन्यवाद। नहीं करूंगा बोल रहे हैं ना, थैंक यू बोल दो, कोई बात नहीं यार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बात को माना, है ना, कम से कम सुना तो धन्यवाद यार। जो भी बोले धन्यवाद बोलते हुए ये खुश हो जाना है कि चलो हमारे 80 में से एक कम हो गया। क्यों होना है खुश, 100 आदमी को बताना है, 100 में से आपको शुरू के 10 लोगों ने मना किया तो क्या हुआ, आपके 80 में के अब 70 का ना सुनना बाकी है। खुश क्यों होना है कि अब सिर्फ और सिर्फ 70 के ना बाकी है। 20 को बता दिए, 20 ने मना कर दिया, समझ जाना अब 60 लोग से और सामना होगा जो नहीं बोलने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके ना बोलने वाले कम हो जाए, 20 भी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो खुश इसलिए रहना है। और 90% एक्साइटमेंट दोबारा कारण है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी एंड बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। जी, डीएमपीएल में है हम, और ये 2022 का और 21वीं सदी का सबसे ग्रोइंग बिजनेस है। और हम डीएमपीएल में जिसमें अर्निंग विल लर्निंग, और 24 घंटे में पैसा आता है, इसलिए हमें खुश रहना है। और जो आज सपने में है, समझना है बात को, जो आज सपने में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है ना दोस्त, वो कल जेब में होगा। बात समझ में आए, थंब का रिएक्शन दिखा सकते हैं। आज डीएमपीएल में से बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम था, बताते हैं लोग मिलने के बाद हमको, है ना, अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि जो सपनों में था सर आज वो ना हकीकत में है, और जिसका हम चाहत रखते हैं ना वो जेब में है। मतलब पैसा, पैसा आज लाखों रुपया उनके जेब में, जब चाहे जो चाहे वो कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ा है त्याग।
और आज तुझ पर जो हंस रहे हैं, आज तुझ पर जो हंस रहे हैं, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। शब्द समझ में आ रहा हो तो लिख लेना है, चिपका लेना है यार, कि आज जो तुझ पर हंस रहे हैं वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। मतलब समझ रहे हैं? अगर आप आज प्लान बताने गए, इनविटेशन करने गए, तो आदमी क्या बोलेगा? तू कर ले, मेरे को नहीं करना है। लेकिन जब आप कमाने लग जाओगे, महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वही लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। आपके वही साला आपके ऊपर अभिमान करेगा, वही साली आपके बारे में गुणगान करेगी, वही चाचा आपको शाबाशी देगा। लेकिन स्टार्टिंग में वही चाचा बोलेगा कि बेटा है तू, है ना, ऐसा होता नहीं है करके। तो मेहनत करना है और कमाल करके दिखाना है। क्यों करना है, मैं शुरू में बताया कि अगर हम नहीं बनाए अपने परिवार के लिए सुरक्षा, अगर हम इतना इनकम नहीं करें तो क्या होता है। तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं तक था। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। और मुझे तो पूरा पूरा समझ में आया था। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा समझ आया था, इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर किया था लोगों की ना और हाँ और सारे प्रकार की तकलीफों को। मैंने इसी कारण से ही किया कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे फैमिली क्या होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने देर तक बने रहे और सीखे होंगे, समझे होंगे, रियलाइज किए होंगे कि ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। पहले परिवार के बारे में समझना है कि क्यों कर रहे हैं हम इस डीएमपीएल को। आज के लिए नहीं कर रहे हैं। जो तुरंत के लिए करते हैं ना, उनको बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जो कल के लिए करते हैं उनके लिए बहुत सरल होता है। और जिनके सामने में त्याग रहता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बदलने के लिए काम कर रहा हूं, तो जब आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करोगे तो हर टाइप की मुश्किलों से हम निकल सकते हैं। आप देखोगे कि आदमी कभी ना धूप में नहीं निकला रहता है, लेकिन चंदा मांगने के लिए ना रोड में खड़ा हो जाता है। कभी कभी उत्तराखंड में भूकंप आ जाता है या कहीं त्रासदी हो जाता है, तो आप देखोगे बड़े बड़े लोग ना रोड में खड़े रहते हैं और ना डोनेशन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं वो लोग? अपने लिए क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि उस समय उसको ना उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है। शर्म इसलिए नहीं लगता है, अपने लिए मांगने में शर्म लगता है। अभी दुर्गा वाला सीजन आएगा, है ना, आदमी जाएगा भैया कितना काटना है करके। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के लिए कर रहा है। तो आपको भी अपने ऊपर निकल के फैमिली के बारे में सोचना है, परिवार के बारे में सोचना है, माँ बाप के बारे में सोचना है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबके जीवन में बदलाव लाने के बारे में सोचना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की सेशन को यहीं पर इन करते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।